स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे जेपी एसोसिएट्स और जेपी पावर पर। और खबर कुछ ऐसी है कि कल रात ही ये खबर आई है कि अदानी ग्रुप का जो उन्होंने एक प्रपोजल डाला था एनसीएलटी में जेपी एसोसिएट्स को खरीदने के लिए, रेजोल्यूशन प्लान जो डाला था वो मंजूर हो गया है। अब एनसीएलटी जनरली जो लास्ट लेग होता है अप्रूवल का, तो वहाँ से इनको अप्रूवल मिल गई है जेपी एसोसिएट खरीदने की। 14,535 करोड़ रुपए में खरीदी जाएगी जेपी एसोसिएट, और जेपी एसोसिएट पर करीब 55 से 57,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा है। तो अब इसमें जो सभी जो उनके क्रेडिटर्स हैं उनको पूरा पैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ हद तक उनको प्रोराटा बेसिस पर जिस भी तरह से पैसे का एलोकेशन होगा वो मिल पाएगा। लेकिन लिक्विडेशन की वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है जेपी एसोसिएट में। ये प्रॉब्लम आ गई है कि डीलिस्टिंग नियम के तहत शेयर होल्डर को ज़ीरो वैल्यू मिलेगी। अब ये प्रॉब्लम जेपी एसोसिएट्स के शेयर के साथ है। देखो इसमें है क्या कि ये 3 रुपये 4 रुपये के आसपास ये खबर आई थी जब जेपी एसोसिएट्स को खरीदने की बात थी। अगर ये लिस्टिंग जोन में रहता तो ये अदानी ग्रुप की कंपनी रहता, लेकिन अगर ये लिस्टिंग इसकी डीलिस्टिंग कराई जाती है तो शेयर होल्डर के लिए ज़ीरो वैल्यू है। अब ये वैल्यू रखेंगे या नहीं रखेंगे ये देखने वाली बात होगी, इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो वैल्यू दे रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा इस कंपनी के साथ। जेपी के पास अगर देखोगे तो होटल बिजनेस है, सीमेंट बिजनेस है, रियल एस्टेट बिजनेस है, जिसकी हमने एक बार वैल्यू भी करी थी। तो 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा तो इनके बिजनेसेस की वैल्यू थी, प्लस जो इनका कुछ एक जो अनडिस्क्लोज्ड कह लीजिए या अनवैल्यूड कह लीजिए कि उनकी वैल्यूएशन अभी किसी को भी नहीं पता स्ट्रीट में, तो वो जो एसेट पड़ी हुई हैं उनको वैल्यू करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो 17,000 प्लस अगर कुछ और एसेट जोड़े, जो बहुत बड़ा रियल एस्टेट का चंक है जिसमें ज़मीन वगैरह पड़ी हुई है, उसको अगर चंक को जोड़े तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर अगर जेपी एसोसिएट डीलिस्ट होता है तो ज़ीरो वैल्यू पर डीलिस्ट होगा, ऐसी इंडिकेशन है। और अगर ये लिस्टिंग में रहता है तो देखना होगा, इंटरेस्टिंग प्ले होगा। और इसमें आई थिंक सोमवार को ही ट्रेड होता है, बाकी दिनों पर ट्रेड होता नहीं है। अब आती है बात जेपी पावर की। जेपी पावर एक इंटरेस्टिंग प्ले है। जेपी एसोसिएट की 24% हिस्सा है जेपी पावर में, जिसको डीलिस्ट कराना या उसको बंद करना तो ये गलत हो जाएगा। तो जेपी पावर में हो सकता है कि जितनी हमारी एक्सपर्ट से बात हुई, भविष्य में अदानी ग्रुप अपनी कंपनियों के साथ इस कंपनी को एक तरह से स्टैंड करने की कोशिश करे, खड़ा करने की कोशिश करे। हो सकता है अदानी पावर या किसी दूसरी पावर कंपनी के साथ मर्ज करने की कोशिश करे, इसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर लिस्टेड छोड़ दे। और अदानी के बड़े प्लान अगर इस कंपनी को लेकर हैं तो वो 24% स्टेक से काम नहीं चलेगा, वो मेजॉरिटी स्टेक लेना चाहते हैं हर कंपनी में। तो अगर उनको मेजॉरिटी स्टेक लेना है तो इसमें ओपन ऑफर लाना पड़ेगा या उसमें कुछ क्रीपिंग एक्विजिशन करना पड़ेगा, यानी शेयर बाय करने पड़ेंगे उनको। अब इसमें हिस्सा बढ़ाना है 24% से 51%, 50% तक। तो यहाँ पर जेपी पावर के लिए एक अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है। इसी वजह से आज हमने देखा कि जेपी पावर के शेयर में ज़बरदस्त उछाल भी देखने के लिए मिल रहा है, करीब ये काउंटर 8% ऊपर है। प्रदीप भाई, जेपी एसोसिएट पर तो हमने कई बार बातें भी की और आपने हमेशा ही कहा था कि भाई इससे दूर रहो, लेकिन जेपी पावर अगर मैं बोलता हूं कि यहां पर चूंकि अब ये बिल्कुल अंतिम स्टेज में डील आ चुकी है, अगर जेपी पावर को लेकर अदानी कुछ बड़े प्लान बनाना चाह रहे हैं और स्ट्रीट ऐसा सिग्नल दे भी रही है आज, तो आपको क्या लगता है ये काउंटर कहां तक जा सकता है? एक्चुअली स्टोरी तो मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ विवेक जी। बट द थिंग इज कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी ये अभी लास्ट एंडिंग मोमेंट है, कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लेकिन स्टॉक में ना मुझे थोड़ा दिक्कत है। अब मुझे लगता नहीं कि ये जब तक 26 27 इसके ऊपर जाके पेसफुली सस्टेन करेगा, पेसफुली या पे कुछ भी बाउंस नहीं होता आता है या सस्टेन नहीं करता है, तब तक मेरे तरफ से बाई कॉल नहीं रहेगा। और इससे पहले भी 2 बार मैंने जो बोला था वही हुआ था, नीचे आया। एक बार ऐसा हुआ था लास्ट ईयर जुलाई में ही, ऑलमोस्ट उस टाइम पे ऑलमोस्ट 25 26 तक एक बार भागा था। सो उस टाइम पे भी 17 18 था, 25 26 तक गया, फिर से नीचे आ गया। उसके बाद फिर से मैं एक बार स्टूडियो पे भी आया था नवंबर के टाइम पे, उस टाइम पे भी सेम सेम हुआ था, ऑलमोस्ट 17 18 के लेवल से ऑलमोस्ट 22 23 तक चला है। तो उसके बाद फिर से नीचे आ गया है। अभी 15 से देखिए, मुझे लगता है कि एक बार 18 19 20 तक ऑब्वियसली आ सकता है, प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा रिस्की हो जा रहा है मेरे हिसाब से एटलीस्ट। इसीलिए मैं एक बार अवॉइड करना ही पसंद करूंगा। मैं जिस दिन ये 26 27 इसके ऊपर सक्सेसफुली सस्टेन होगा, मतलब यहाँ से भी देखिए 26 27 मतलब कितना लंबा,
सफर, तो उससे पहले ही मेरे यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव व्यू नहीं रहेगा। इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आई डोंट पीपल काम की यहाँ पे लोग आएंगे और 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन का एक व्यू बनाएंगे, क्योंकि लोग बाहर निकल नहीं पाते, वही थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसीलिए पहले जो डील होना था, जो होना है वो होने दीजिए। प्राइस को जो ऊपर आना है आने दीजिए। मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा चलेगा, लेकिन इस प्राइस में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो इसीलिए मेरी तरफ से इसको एक बार इग्नोर करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, तो प्रदीप भाई अपने स्टैंड पर कायम है। अभी फिलहाल इसको इग्नोर कर कर चलना है जेपी पावर को। लेकिन मैं बताऊं, जेपी पावर पर जो एसेट है, जो इनके पावर प्लांट हैं, वो हैं 2220 मेगावाट के, जिसमें कि एक 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग प्लांट है, 500 मेगावाट का जेपी बीना थर्मल पावर प्लांट है और 1320 मेगावाट का जेपी निगरी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। तो इन तीनों की वैल्यू करीब 2220 मेगावाट बनती है। कुछ इनके पास एफएसएस हैं और कुछ कोल ब्लॉक्स भी हैं, और एक इनके पास सीमेंट ग्रिंडिंग प्लांट भी है। उनकी वैल्यू अगर सबकी वैल्यू मिला ले, एसेट की ही वैल्यू मिला ले, तो करीब करीब 12-14 हज़ार करोड़ रुपए बैठती है। कंपनी की मार्केट कैप है इस समय 10,300 करोड़ रुपए आज चलने के बाद। अब इसमें थोड़ा एसेट वैल्यू तो दिख रही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम और है कि इसमें 3500 करोड़ रुपए का डेट भी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। अंबाला मैम, अगर इसको प्रदीप जी का व्यू चूंकि लॉन्ग टर्म रहा है थोड़ा सा इस काउंटर को लेकर, तो उन्होंने अपना व्यू कायम रखा। आज आप पहली बार आए हैं, तो जी मैं जी। आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर इसमें ट्रेडिंग रेंज देखनी हो तो वो क्या रहेगी? अ, अभी आज सुबह ही जहाँ पर थी तो वहां पर इसमें बाय रेटिंग दे चुकी हूँ, ट्रेड लॉन्ग साइड में हम देख लेते हैं। तो फिलहाल अगर आप एक रेंज की बात कर रहे हैं तो इट इज लाइक 14, मतलब जितना हो सके 14 रुपए 70 पैसे के आसपास आप इसमें बाइंग कॉल लेने की कोशिश करिए, एंड पॉसिबल है कि आपको यहाँ से 16 रुपए 18 रुपए के बेयर मिनिमम टारगेट दिख जाएंगे। वैसे जाएगा इसके ऊपर भी, बट इट जस्ट गोना बी अ ट्रेड कॉल। दूसरा, स्टॉप लॉस मैं बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको जो स्टॉप लॉस है वो आप ज्यादा ना रखें, 13 रुपए लगभग क्लोजिंग पेज पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन जरूर कर लीजिएगा। नाउ आई वुड लाइक टू रिलेट सम लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द अडानी ग्रुप फॉर द पावर सेक्टर। अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से 3 दिन पहले की न्यूज है, जहां पर उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में टाई अप किया है कि एनर्जी सप्लाई का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है। नाउ दिस कंपनी विल कम मोर फोकस। अगर आप एक इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखना चाहते तो आपको ये देखना पड़ेगा फर्दर क्या डेवलपमेंट्स है। तो अगर आपको मेरी नजर में, मैं मित्तल जी में बात हमेशा मानती हूँ कि एक नया कुछ सेट खड़े करने से हमेशा बेहतर है पुराने सेटअप्स को हाइप करना, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी कमीशन है ना एवरेज अराउंड देयर। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एंगल में इसमें इन्वेस्टमेंट वाली चीज ढूंढे, देन डोंट बी ओवरवेट, लेकिन ऐड कर सकते हैं। अब रही बात, क्योंकि मैंने ये एंगल इसलिए लाया क्योंकि रिसेंटली ये डेवलपमेंट्स आए हैं, और जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपको एक बात बोली कि जितने भी नॉन क्रूड बेस एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस बढ़ेगा। अब जो कंपनीज ऑलरेडी एसेट्स को रखी हुई हैं लेकिन उनका कैपेसिटी का प्रॉपरली यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रही है, डेफिनेटली गवर्नमेंट विल ट्राई। मैं गवर्नमेंट इसलिए बोल रही हूँ कि जो जो क्राइसिस है इट इज ऑन हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब पॉलिसी मेकर्स के सिर का दर्द है ये, क्योंकि आपको एनर्जी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी है। सो दे विल ट्राई एंड टेस्ट कि कहाँ कहाँ से हम अपनी एनर्जी की सोर्सेज को पूरा करवा सकते हैं। अब उसको अडानी के थ्रू देंगे या रिलायंस के थ्रू या टाटा किसी अदर ग्रुप के थ्रू, इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्योंकि दी पावर एक अडानी की ऑलरेडी कंसिडरेशन में आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म बेट ले अंडरवेट टोन पर तो आप वो भी कर सकते हैं। बट अभी ट्रेडिंग के हिसाब से 14 रुपए 70 रेंज होनी चाहिए जो आप कंसिडर कर सकते हैं। 16 रुपए से लेकर 18 और फिर 20 के टारगेट आपको दिखेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो जेपी पावर पर हमें शॉर्ट टर्म और मिड टर्म व्यू दोनों मिल चुके हैं, और जेपी एसोसिएट्स के लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो इन्वेस्टर के पास जो भी वैल्यू है वो वाइप आउट होती हुई दिख रही है, और जेपी एसोसिएट के शेयर धारकों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक और कंपनी आफ्टर डीएचएफएल और दीवान हाउसिंग जो थी और जेट एयरवेज थी, उसके बाद एक बड़ी कंपनी का नामो निशान मिटता हुआ। बिल्कुल ठीक। प्रदीप भाई, वीएलए मैम, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब लास्ट जो 30 सेकंड प्रदीप भाई आपका,
वो फटाफट जी, से डिस्क्लेमर वाला जितने भी पार्ट। स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया या इंडेक्स को लेके बात किया, कोई भी स्टॉक्स पे मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। और जितने भी स्टॉक्स लेके व्यू देते हैं हम, ये हमारे रिसर्च डेस्क से जनरेट किया जाता है। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लीजिए, और खुद भी एक बार स्टडी करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हैव अ गुड डे। थैंक यू प्रदीप भाई। वीएलए मैम, आपकी साइड से डिस्क्लेमर। और डिस्क्लेमर के साथ मैं एंजल वन को के तौर पर देना चाहती हूँ, अगर समय है तो। जी प्रदीप भाई, मैं आपसे आप ने इजाज़त है आपके लिए, आप वीएलए मैम बताइए एंजल वन पर। जी जी थैंक यू। तो एंजल वन अभी 230 के पास में है। ये ट्रेड मैं मेंबर भी शेयर करूंगी कि मेरा ड्राफ्ट हो चुका है, बट क्योंकि इसके बाद मैं कल ही हूँ आपके साथ, सो मीनवाइल अपॉर्चुनिटी है जो आप अनकैच सकते हैं। सो 231 के पास में अभी है। बहुत लाइकली चांसेस बन रहे हैं मित्तल जी कि ये आपको इंडिया में 338 का दिखा दे। हालांकि अगर आपको और होल्ड करे तो 238 का भाव दिखा दे, और उसके बाद 250 और 270 का कैंडिडेट ये बन रहा है, वेर इन आवर स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। जो आज का कैंडल लो है, आप इसको मान लीजिए कि 215 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे तो ये टारगेट्स आपको दिख सकते हैं। अब इंट्राडे में बुकेंगे तो 238 के पास कर सकते हैं। सजेशन ये है 250 और 70 वेट करिए अगर स्विंग में लेके जा रहे हैं तो, और ये गुड ट्रेड है मेरी साइड से, सो जाते इट्स अ सजेशन। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जिन भी स्टॉक्स पर मैंने व्यू रखा है, जो भी रिकमेंडेशन दी है, इट इज पॉसिबल कि सभी प्लेटफॉर्म्स पर सेम राय रखती हूँ तो लोगों के पास में हो सकती है, एंड इट मे बी पॉसिबिलिटीज कि हमारे मेंबर्स के पास भी रिकमेंडेशन के तौर पर ये स्टॉक्स हो, बीट इन कैश और डेरिवेटिव। बाकी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में जहां पर भी बात आई है, जहां पर कोई स्टॉक लगा तो मैं बीच बीच में आप लोगों को डिस्क्लोज कर देती हूँ। एज ऑफ नाउ देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके हैं तो उनसे सलाह मशवरा करके अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करें। ट्रेडिंग आइडियाज को आप खुद हैंडल कर देंगे। थैंक यू सो ठीक है। मच।